हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपका प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जिसमें आपका 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रश्न बने थे, आपका प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे हम, ठीक है। और सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे इसमें हम, और वन बाय वन हम सारे एग्जामों को 30-30 प्रश्न करके कवर कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं आपको, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा। अब समय बहुत कम है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो जल्दी से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पेपर का नाम देखेंगे। पेपर का नाम कौन सा है, लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट, जो परीक्षा 2021 में हुई थी। जो लेवल है क्लास 1 to 5 वाला, परीक्षा तिथि 23 जनवरी 2022 को हुई थी। इसमें हम प्राइमरी लेवल का सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पहले प्राइमरी का, फिर अपर प्राइमरी का, और सारे के सारे हम क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम अपना रिवीजन कर लेंगे, एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है। पहला क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित थे। हमारे पास चार ऑप्शन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत और विकास के सिद्धांत। अगर हम बात करें इसमें कोहलर की, तो कोहलर जो थे वो आपके अधिगम के सिद्धांत से संबंधित थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोहलर कौन थे, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित, और इन्होंने सूझ के द्वारा जो सीखना है वो बताया था। तो सूझ के द्वारा व्यक्ति सीखता है। चलो अभिप्रेरणा की बात करेंगे, तो अभिप्रेरणा से संबंध जो है ना, इसमें आपने सुना होगा मांग का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। व्यक्तित्व से संबंधित एक सिद्धांत है जैसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था। विकास से संबंधित आपको पता होगा जीन पियाजे जुड़े हैं। चलो सेकंड आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का जनक कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, इन्होंने टोटल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं। हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक प्रकार का संवेग जुड़ा होता है, ठीक है। तो 14 होती हैं, याद रखेंगे। चलो आगे देखेंगे, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। समझ, समस्या समाधान, सृजनात्मकता या अनुप्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रिएटिविटी, या हम बोलें सृजनात्मकता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे है चौथा, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। अगर हम बात करें स्किनर, कोहलर, थर्नडाइक, पावलोव। तो कुत्ते पर जो प्रयोग है वो किसने किया था, पावलोव ने किया था। 1904 में इन्हें नोबेल भी मिला था इसके लिए। चलो अगर हम बात करें स्किनर की बात करें, तो स्किनर ने चूहे और कबूतर पर किया था, तो ये चूहा हो जाएगा। कोहलर ने चिंपैंजी या बनमानुस पर किया था, जिसे हम सुल्तान के नाम से जानते थे, ठीक है। सुल्तान, जिसे हम क्या जानते थे, सुल्तान के नाम से। थर्नडाइक हो जाएगा, ठीक है। थर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। चलो तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछी जाती हैं। चलो आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट, निम्न में से ये तो हो गया। चलो पांचवा क्वेश्चन है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व या सृजनात्मकता के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा सृजनात्मकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है हमारा, युत्सा क्या है। युत्सा क्या है, मूल प्रवृत्ति, चिंतन, कल्पना या संवेग है। तो हम बात करेंगे, युत्सा जो है एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति है। टोटल आपको बताया है मैकडूगल साहब ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, और हर एक के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। अगर हम बात करें मूल प्रवृत्ति जो है, युत्सा जो है, इसके साथ कौन सा संवेग जुड़ा होता है, तो अगर हम बात करेंगे तो ये क्रोध संवेग इससे जुड़ा होता है, या हम कहें इसका ये अर्थ होता है, ठीक है ना। जैसे एक आपने हास का नाम सुना होगा, हास से कौन सा संवेग जुड़ा होता है, आमोद, क्योंकि ये भी कई बार डायरेक्ट ही पूछा जाता है। चलो तो आपने देखा 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं और 14 प्रकार के संवेग जुड़े होते हैं। चलो आगे है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो इसमें हमारे आर्थिक तत्व, वंशानुगत, शारीरिक और सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन जो चौथा है वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। आठवां क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। इनमें से कौन सा है, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम,
द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा ऐसे का विकास सिद्धांत नहीं है। निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ये ऐसे थोड़ा मिस्टेक से लिख गया है, ठीक है। कौन सा, यहाँ ऐसे का मतलब क्या है, सा, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये निरंतर विकास का सिद्धांत। अगर हम बात करें इसमें तो ये हमारा पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये विकास का सिद्धांत नहीं है, जबकि समान प्रतिमान का सिद्धांत हो गया और परस्पर सिद्धांत संबंध का सिद्धांत और निरंतर विकास का, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके सिद्धांत है। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें ये जो कथन है वो किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका हरलॉक, हरलॉक ऑप्शन चौथा ही सही हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन होती हैं, याद रखना होता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, कल्पना, चिंतन, स्मृति या प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कोहलर, गेस्टाल्ट या थॉर्नडाइक, पावलोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड, थॉर्नडाइक। आपने देखा ये सीखने का प्रयास एवं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इनके द्वारा क्या है, जो व्यक्ति सीखता है वो प्रयत्न और भूल के साथ सीखता है, ठीक है। इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए थे, 5 गौण नियम बताए थे, ये भी याद रखेंगे। चलो, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। औसत का मतलब है, या हम कहें एवरेज या सामान्य, तो सामान्य वाले का याद रखना हमेशा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 से लेकर 109 के बीच। इससे नीचे आएंगे तो थोड़ी बुद्धि के कमज़ोर वाले मिलते जाएंगे, और इससे ऊपर जाएंगे तो थोड़े बुद्धि ज़्यादा वाले मिलते जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें 110 से 119 वाला, या 110 से 114, ये जो एवरेज वाला है, इसे हम ऐसा कह सकते हैं, तीव्र बुद्धि कह सकते हैं, ठीक है। जबकि नीचे वाले क्या होते हैं, निर्बल होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। तो तरल, अब देखो इसमें याद रखना, ये चीज़ हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि, तो आपको पता है, आपने देखा होगा तरल जो है क्रिस्टली ना करके लिक्विड समझ लेते। तरल चाय जो है, तरल क्रिस्टल जो है वो किस में रखे जाते हैं, केतली में। केतली का मतलब है जो चाय जो है किस में रखी जाती है, केतली में। तो इसका आंसर हो जाएगा केटल, ठीक है। ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने समझ ली होगी। चलो आगे देखें हम, इसके साथ साथ बहुत सारे सिद्धांत होते हैं बुद्धि के, जैसे एक कारक का सिद्धांत बिने टर्मन और स्टर्न ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत आपका स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत या बालू का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। समूह कारक थर्स्टन ने दिया था। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको सीडीपी में बहुत कम समय में अगर आपको 25+ मार्क्स चाहिए, तो आप देखो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक सीडीपी के छोटे छोटे 10 मिनट के क्वेश्चन वीडियो मिल जाएंगे। 20 से 25 वीडियो हैं, 10 मिनट के वीडियो हैं। आपको हर एक वीडियो समझ में आ जाएगा और अपनी तैयारी को रिवीजन में अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत ही कम समय में इसका रिवीजन हो जाएगा, एक ही दिन में आप अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत अगर हम बात करेंगे तो ये किसने दिया था, हल, स्किनर, हैगार्टी या थॉर्नडाइक। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा आपका स्किनर, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये स्किनर हो गया। नेक्स्ट हमारा ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो ये आपका इसमें परीक्षण निर्माण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट देखेंगे, विकास की पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है निम्न में से किसने दी थी। अगर हम बात करें तो विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं वो जीन पियाजे ने दी थी, इसके अलावा और ने भी दी थी। लेकिन विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, जैसे संवेदी, पेशी, इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम 2 से 7 वर्ष कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। और औपचारिक या अमूर्त
जो अवस्था होती है उसे हम 12 से 15 वर्ष तक की कहते हैं। तो ये जीन पियाजे के अनुसार थी। चलो नेक्स्ट देखेंगे, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो इसके बात करेंगे हम, तो ये व्यक्तित्व का जो मापन है इसमें किया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रुचि। अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं है तो आप अधिगम नहीं कर सकते हैं, सीख नहीं कर सकते हैं या लर्निंग नहीं कर सकते हैं। शैशवा काल का समय क्या होता है? शैशवा काल का समय क्या होता है तो आपको बताएं, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का काल शैशवा काल होता है, शैशवावस्था होता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। 18 वर्ष से बाद उसे हम प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, कोहलर ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम कैसे होता है? तो इसमें से हमारे 4 विकल्प दिए हैं। तो इसमें क्या होता है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण होता है। मानव का, हाँ, समग्र का मतलब पूर्ण रूप को देखा जाता है। ठीक है ना, फिर आपका ये होता है, चलो समग्र परिस्थिति का मतलब पूर्ण रूप का याद रख लेना, पूर्ण रूप या समग्र परिस्थिति याद रख लेना बस। आगे देखेंगे, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी? तो पंचपद प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो अगर हम बात करें इसमें किसने व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा की है, तो ये तुलना या चर्चा की है, तो ये कैनन के अनुसार या कैनन ने की है। नेक्स्ट है हमारा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो, या क्रो एवं क्रो का है। नेक्स्ट देखेंगे 25वां क्वेश्चन, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, यानी कि अनुकरण करके सीखता है बच्चा। चलो आगे देखेंगे, मूल प्रवृत्तियों की 14 प्रकार से खालिस्तान ने वर्गीकृत किया था। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मूल प्रवृत्ति 14 हैं, 14 के हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है, जो किसने बताए थे? मैकडूगल साहब ने बताए थे। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डम्बिल का है। ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? इससे जुड़ा है। तो सुजनन शास्त्र के जो पिता हैं वो कौन हैं, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन अगला हो गया 29वां देखेंगे, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट या साधारण मानसिक परीक्षण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साधारण मानसिक परीक्षण। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। ठीक है, स्टर्न, बर्नर और स्पियरमैन, इनमें से किसने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पियरमैन ने किया है। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अब अगले पेपर की ओर। अगला पेपर क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है यूपी टेट 2021 का। इसमें हम बात करेंगे, तो मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। पहला है कि इसमें केवल चूहों में, बिल्लियों में, केवल मनुष्य में, सभी प्राणियों में जन्मजात प्राकृतिक होती है। तो केवल, आपको याद रखना कभी भी सीडीपी पढ़ो तो ये केवल वाला जो ऑप्शन है हमेशा हटाकर चलना, आपके बहुत सारे आंसर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख लिया है। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होता है। तो ये कब किस में शामिल है? तो ये आपका 21A में, ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें हमारा वर्गीकृत किया था तो सुडोलकाय हो जाएगा, लंबकाय, गोलकाय, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है टीईटी का उद्देश्य किसका मापन है। टीईटी जो कराई जाती है, टेट जो कराया जाता है, इसका मतलब क्या है, किस वजह से कराई जाती है। अभिक्षमता, एप्टीट्यूड के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए, अभिवृत्ति या मूल्य के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिक्षमता या एप्टीट्यूड के लिए कराई जाती है, इसका उद्देश्य होता है। चलो, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से स्मृति का व्याख्या करता है, मेमोरी का। चलो, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरिल वर्ट ने दी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हमारा 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें हमारा क्या पूछा है, भिन्न है मतलब अलग है। तो पहले तो आपको इसमें से पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं हमारे पास। तो इनमें से कौन सा भिन्न है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका अभिक्षमता हो जाएगा, एप्टीट्यूड। आगे देखेंगे नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है। द्वितत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है बुद्धि का, ठीक है। अब इस पर हम बात करेंगे, द्वितत्व का सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया। एक तत्व द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया आपका, ये आपका बेनेट टर्मन स्टर्न ने दिया था। बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। चलो, आगे देखेंगे 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से लार ग्रंथि नहीं है। आगे देखेंगे नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है। पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई गई थी। संवेदी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पहला है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर है आपका औपचारिक या अमूर्त अवस्था। तो हमसे दूसरे नंबर का पूछा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो इनमें से सबसे व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है। तो इनमें से देखो, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रायोगिकरण। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। अगर हम बात करेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत का, तो व्यवहारवाद से कौन जुड़े थे, वॉटसन, जेबी वॉटसन। सामाजिक अधिगम की हम बात करेंगे तो अल्बर्ट बंडूरा। अच्छा, ये गलती से टिक गलत हो गया, सामाजिक होना था। इसमें हमारा अल्बर्ट बंडूरा का जो है ना संबंध, वो किससे था, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित था। व्यवहारवादी किसे में जाना जाता है, जेबी वॉटसन को। संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे जाने जाते हैं। मनोलैंगिक विकास के लिए कौन से हैं, जो सिगमंड फ्राइड हैं, वो याद रखेंगे। चलो, आगे देखेंगे, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है। अभिप्रेरणा, परिपक्वता, थकान या रुचि। तो आपने देखा होगा, जो सीखने में रुकावट जो होती है, जिसे हम पठार कह सकते हैं, वो थकान के द्वारा बनता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम अंतरण को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको सीडीपी मात्र एक दिन में पूरा रिवीजन करना है, तो इसी चैनल पर हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो टेट पे बहुत यूज़ आएगी। 20 से 25 वीडियो हैं आपके 10-10 मिनट की, और इससे कम भी समय हो सकता है। वो सारा का सारा आप एक दिन में रिवीजन कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से बताया है, ठीक है। चलो, तो अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा 15वां क्वेश्चन, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो अगर हम बात करेंगे, तो ये किसके मापन में होता है, व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपने बहुत सारे टेस्ट पढ़े होंगे, जैसे टेट, सेट, एस, जैसे टीएटी परीक्षण, प्रसंगात्मक परीक्षण मॉर्गन मुरे ने दिया था। सीएटी बाल अंतर्निरोध परीक्षण, अब लियोपोल्ड वेलक ने दिया था। एसएटी सेंटेंस परसेप्शन टेस्ट वाला लियोपोल्ड वेलक ने दिया था। ऐसे बहुत सारे हैं। इंक ब्लॉक टेस्ट, आईबीटी, जो कि हरमन रोसा ने दिया था। तो इस प्रकार ये व्यक्तित्व के कुछ परीक्षण हैं। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। वातावरण होता है, वंशानुक्रम होता है, खेल या व्यायाम होता है। तो ज़्यादातर ये सभी होते हैं, ठीक है। चलो, आगे देखेंगे नेक्स्ट है हमारा
बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि की गणना कभी भी की जाए तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु। तो पहले तो मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु होना चाहिए, फिर यहाँ पर गुणे में आपका 100 होना चाहिए, गुणा में 100 लिखा होगा। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे? पहले तो लिखते मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु और गुणे में 100, ये आपका IQ का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो विचारात्मक जो चिंतन है इसकी जो चर्चा है वो किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? DB, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो इनके तर्क में कौन शामिल नहीं है तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें देखो हमारा प्रयोग होता है, अवलोकन होता है, सामान्यीकरण होता है, लेकिन कल्पना नहीं होती है। ठीक है, इमेजिनेशन ये शामिल नहीं होता है। आगे देखेंगे, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना, यानी कि कोई बात हमने सीख ली है, अब वो से हम दोबारा याद कर रहे हैं, तो याद करने में जो असफलता हो रही है तो इसे हम क्या कहते हैं? विस्मृति या विस्मरण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? हमने क्या बोला था? मानसिक आयु 8 वर्ष है तो 8 वर्ष लिखेंगे आप ऊपर, और 5 वर्ष का मोहन है तो 5 लिखेंगे नीचे, गुणे में लगा देंगे 100, इससे हमारा बुद्धि लब्धि निकल आता है। हमने पीछे ही फॉर्मूला देखा था, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100 और 20 अट्ठे कितना होता है? 160। तो 160 जो होगा इसका हमारा आंसर बन जाएगा एक ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो IQ लेवल है वो स्तर मंद बुद्धि के बालकों के लिए है? तो सबसे छोटा जो स्तर है ना इनमें कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से हमारा सबसे छोटा हमें लग रहा है 36 से 49 वाला, ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सामान्य की, तो एक बार सामान्य का और याद रख लीजिए, जिसे हम औसत भी कह सकते हैं। सामान्य जो बुद्धि है वो 99 से लेकर आपका 109 तक, यानी कि ये बहुत पूछी जाती है, तो इस वजह से इसका आंकड़ा भी याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद जो है ना उच्च में आ जाएंगे। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट, जिसे हम IBT कहते हैं, इसका प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो अभी हमने पीछे चर्चा की थी इसकी कि ये व्यक्तित्व से संबंधित कुछ टेस्ट हैं, तो व्यक्तित्व पर जो पर्सनालिटी है इससे संबंधित टेस्ट होता है IBT। यह विस्मृति का कारण नहीं है। कौन सा ऐसा है कि भूलने का कारण नहीं है? अगर इसमें हम सीखने की कमी करेंगे तो भूल सकते हैं, स्मरण करने की इच्छा ये भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, मानसिक द्वंद्व हो सकता है, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ हो सकती है, तो स्मरण करने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, ये अगर इच्छा होगी तो हम सीख सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा ना। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है? तो इसमें ये सांख्यिकी कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो अगर हम बात करें 16 PF परीक्षण, TAT परीक्षण, रेवन परीक्षण या ड्रॉयमैन परीक्षण, तो रेवन परीक्षण जो है ना इन सबसे भिन्न है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक क्या होगा? मध्यांक का मतलब क्या है? हमसे एवरेज पूछा जा रहा है, मतलब माध्य पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें माध्य बराबर या औसत बराबर क्या होता है? इन सबको टोटल कर लें। ठीक है ना, तो इन सबको अगर हम टोटल करेंगे तो इन सबका जो टोटल आएगा वो आपका टोटल कितना आ जाएगा? आपका 57। ठीक है, और बटा में कितनी संख्याएं हैं? ये आपकी 6 संख्याएं हैं, और उससे भाग कर देंगे तो ये हमारा बनेगा कितना? लगभग 9.5 के आसपास। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, औसत या माध्यांक क्या होता है कि आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की कुल संख्या होता है, प्रेक्षणों का कुल योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अगर हम बात करें इनमें गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें अगर हम बात करेंगे अगर इसमें, तो जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, क्लासिकल सिद्धांत है, वो पावलोव ने दिया था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जिसे हम RS थ्योरी कहते हैं, स्किनर ने दिया था। पुनर्बलन का सिद्धांत या हल का सिद्धांत CL हल ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जिसे हम SR थ्योरी कहते हैं, वो थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, और सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। हमने बोला था 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं, हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। ठीक है, तो आपको 14 मूल प्रवृत्ति होती हैं, वो पूरी ही याद रखनी पड़ेंगी। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो इसका बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इनमें से देखो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें से क्या लिख सकते हैं आप ऐसे समझें, प्रत्यक्षीकरण कह सकते हैं या प्रत्यक्ष ज्ञान हम लिख सकते हैं इसमें। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021, अभी इस आप कहेंगे ये रिपीट कैसे हो गया है? तो ये कौन सा है, जो प्राथमिक परीक्षा हुई थी 1 to 5, और इसी पेपर के दौरान जो है ना पेपर कैंसिल करा दिया गया था, जो 28 नवंबर को हुई थी। उसके बाद जो है ना जनवरी में आयोजित हुई थी दोबारा से। तो ये कौन सा पेपर है जो आपका निरस्त कर दिया गया था? तो इसके भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तो अधिगम के मुख्य 3 नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो ये अभिवृत्ति का नियम हमारा मूल नियम नहीं है। ठीक है, ये गौण नियम हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना क्या है? कोहलर तथा कोफका हैं या गेस्टाल्टवादी हैं, इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति है वो सूझ के द्वारा सीखता है। तो सबसे पहले पूरी समस्या का पहचानता है, उसके बाद सूझ आती है, तो सूझ के द्वारा वो सीखता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इन्होंने जो है, अब आगे देखेंगे। चलो, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बायगोत्स्की हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना या अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला थोड़ा अजीब लग रहा है तो ये आंसर हो जाएगा हेरिडिटी जीनियस। ये पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? अब देखो, जीनियस लोग जो होते हैं इसकी ट्रिक बता रहे हैं। हेरिडिटी जीनियस का मतलब जीनियस जो लोग होते हैं उनकी जो बात है वो टन में होती है। टन जानते हैं ना, माप तौल में, यानी कि जो जीनियस लोग होते हैं उनकी जो बात है वो टन में होती है। टन का मतलब हो जाएगा आपका गाल्टन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग या मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्ञान, इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और हाँ, आपको अगर सीडीपी एक दिन में पूरा रिवीजन करना है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, तो हमने इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बनाया हुआ है सीडीपी का, आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको 10-10 मिनट के वीडियो मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक को कवर कराया गया है। उसमें 25+ नंबर आप ला सकते हैं, जल्दी से देखेंगे। चलो आगे देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि या शिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुनः प्रतिपुष्टि। आगे देखेंगे, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रेणीकरण, विचार प्रवाह, अंकगणितीय तर्क या एक समाधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, विचार प्रवाह है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओसबोर्न है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? CD मॉर्गन, HA म्यूर, A और B दोनों, या JL मोरेना। तो अगर हम बात करेंगे इसकी तो राइट आंसर हो जाएगा A और B दोनों हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका आयोजन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत आपको देखना है, तो ये क्या है? SR थ्योरी है। तो अभी हमने पीछे बताया था, तो जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इनका जो थ्योरी है ये किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो इनमें से कौन कौन से? व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक और सभी। तो देखो सभी ऑप्शन है तो ज़्यादातर यही आपको लगाना है। बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया था? पियाजे ने, और ब्रूनर ने, गार्डनर ने या बाइगोत्स्की ने। तो अगर हम बात करेंगे जो बहुबुद्धि का मतलब है बहुत बुद्धि। इसकी ट्रिक बता रहे हैं, बहुत बुद्धि हमें कहाँ मिलती है? जब हम टहले जाते हैं गार्डन में। कहाँ जाते हैं? गार्डन में। जब हम टहले जाते हैं वहाँ हरी घास होती है, ठीक है, बिना चप्पल या जूते के चलते हैं वहाँ पर, तो हमें क्या है? ज़्यादा बुद्धि आती है। तो ये समझ ले, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? आपको याद रखना है, हार्वर्ड गार्डनर ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, स्पीयरमैन ने क्या दिया था? तो स्पीयरमैन ने क्या दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत।
चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट विधि संबंधित है, तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किलपैट्रिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारी विधियों को भी हमने वहाँ पर कवर कराया है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे छोटे छोटे वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलो 17वां क्वेश्चन है हमारा कि पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पक्ष होता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है गलत वाक्य को चुनें, तो इसमें से गलत वाक्य को चुनना है। 18वां क्या हो जाएगा, छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है, तो आपने देखा होगा जो शिक्षा का अधिकार है वो 21 है, वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं, तो शिक्षण के कार्य में क्या क्या सम्मिलित होता है, देखो जब तक ऑप्शन सभी मिल जाए तो हमें वही लगाना है, ज़्यादातर आंसर यही निकलता है। तो मूल्यांकन हो गया, उपचारात्मक हो गया, निदानात्मक, ये सभी कार्य इसके हो जाएंगे। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, तो सबसे कम प्रभावशाली कब होगा, जब क्या क्या कंडीशन होंगी, देखो शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, गलत है, तो ये विद्यार्थी निष्क्रिय होगा, केवल लिखने पर बल हो, तो हमने क्या होगा, ये सारे नेगेटिव को दर्शाते हैं, है ना। हमसे यही पूछा था कि सबसे कम कैसे होगा, तो हमारा इसमें क्या हो जाना चाहिए, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा रूपांतरण सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोम चोम्स्की ने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा रूपांतरण। आगे देखेंगे। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, मेसोफॉर्मिक, एंटोगोनिस्टिक, एक्टोमॉर्फिक या एंडोमॉर्फिक। अगर हम बात करेंगे इसकी तो राइट आंसर हो जाएगा एंटोगोनिस्टिक। नेक्स्ट है हमारा निम्न में अभिप्रेरणा के घटक की पहचान कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा आवश्यकता, अंतर्निहित, प्रोत्साहन, तो ये सभी इसके घटक होते हैं अभिप्रेरणा के। चलो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, सिगमंड फ्राइड, अल्पोर्ट, गिलफोर्ड या बी और सी। तो इसमें हम बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिगमंड फ्राइड इसके जनक हैं। चलो नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत या व्यक्तित्व निर्धारित अनुदेशन, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, व्यवहार और रूपांतरण के द्वारा। तो अब देखो ये यहाँ पर एक क्यू दिया गया है, जैसे यहाँ त्रुटि के द्वारा सीखना, तो आपने देखा था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, तो ये तो दे नहीं सकते फिर। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी रहता है, तो इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्य से संबंधित है, ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरित्र निर्माण, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोटिवेशन या अभिप्रेरणा स्तर होता है। नेक्स्ट देखेंगे। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिक्सन के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, अब बात करेंगे 2019 के पेपर के बारे में। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर लेवल जो है क्लास 1 to 5 है, परीक्षा तिथि 8 जनवरी 2022 है, तो ये आपका 2019 का पेपर है। तो अब इसमें हम बात करेंगे 2019 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे हम। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया, यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया था, गालमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर, ये गार्डनर। तो हमने बोला था बहुत बुद्धि कहाँ पर प्राप्त होती है, जब हम गार्डन में जाते हैं, तो गार्डनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम सारे के सारे क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। हमने 2021 के क्वेश्चन देख लिए थे, अब 2019 के देखने वाले हैं। इसी तरीके से हम 2011 तक सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने, बर्तनी में, व्यक्त करने में, खड़े होने में या बोलने में। तो आपको याद रखना है जो डिसलेक्सिया होता है उसमें जो पढ़ने में क्या है विकार उत्पन्न होता है, यानी कि पढ़ने में समस्या आती है, याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, तो निम्न में से क्या समावेशी जो कक्षा है उसमें शिक्षक की भूमिका नहीं है,
तो यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना नहीं देना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर अगर नहीं अगर लिख दिया है तो ये गलत वैसे ही हो जाएगा। आप सारे ऑप्शन चेक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों से अच्छा तालमेल रखना होता है, याद रखेंगे। चलो, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना होता है? हतोत्साहित करना होता है कि प्रेरित करना होता है, रोक देना होता है, अनुमति नहीं। देखो आपको क्या करना है, बच्चे को है ना बहुत अच्छा मान के चलना है और ये सोचना है कि बच्चा जैसे करे वैसे सीख ले। उसे कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है, ठीक है। उसे रोकना नहीं है और अनुमति नहीं, ये भी नहीं करना है। यानी कि उसे क्या है, मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चे की जो बुद्धि होती है वो मुख्यतः किससे संबंधित होती है? हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें हम बात करेंगे शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक या विकास से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका शारीरिक विकास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव का जो विकास है वो कब से स्टार्ट हो जाता है? आपने देखा होगा मानव का जो विकास है वो बच्चे के एक तरीके से कहें तो गर्भावस्था से ही हो जाता है, ठीक है। तो यही हमसे पूछा है कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें हमारा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो हमने जो आपको बताया है कि हमने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है सीडीपी की। 20 से 25 वीडियो हैं, 10-10 मिनट की हैं। आप एक दिन में पूरा सीडीपी रिवीजन कर लेंगे ट्रिक के साथ। उसमें हमने पुस्तक हो या आपके सिद्धांत हो या वन लाइनर हो, सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, सिद्धांतों को कवर किया है। अगर आप वो देख लेते हैं तो 25+ जो नंबर हैं वो आपके ज़रूर इसी से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है वो RM गैनी की पुस्तक है, ठीक है। ये आपको सुपर टेट में भी पूछा गया था इस क्वेश्चन का। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला एवं विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? जर्सरशील, स्टैनले हॉल, सिम्पसन या क्रो एंड क्रो का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये डेफिनेशन है तो ये स्टैनले हॉल की है। तो आपने देखा होगा जो बच्चे हैं जो किशोर अवस्था में होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो आखिर कहाँ रहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है वो एक कमरे में रहते हैं या हॉल में रहते हैं। हॉल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? कमरे में रहते हैं। तो ये स्टैनले हॉल का कथन है। आगे है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो सूक्ष्म शिक्षण में अगर हम बात करेंगे तो कितना समय लगता है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट या 30 मिनट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 36 मिनट। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया है हमारा, तो इसका हमें आंसर हो जाएगा, ये रॉस ने दिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसके क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले इन सभी विकल्पों को अच्छे से पढ़ना और उसमें आपको ये ढूंढना होता है कि हमें सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या लगेगा जिससे कि बच्चा भला हो, बच्चे का भला हो, बस ये चीज़ आपको देखना होता है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि बच्चे को दंड देना चाहिए, तो दंड वाला क्वेश्चन तो गलत हो जाता है, तो दंड तो देना नहीं होता है। नज़रअंदाज, ये भी नहीं होता है। देखो तत्काल वापस घर भेज देना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चे को परामर्श देना ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला सही आंसर हो जाएगा। चलो तो आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं शैक्षिक संस्थानों से, विकास से और छात्रों के सर्वांगीण विकास से, या छात्रों के वृत्तिक विकास से, या हम कहें छात्रों के मानसिक विकास से। तो इनमें से हमारा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों को, अगर हम पढ़कर देखें तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा तो ये छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? अधिगम का प्रतिपादन किसने नहीं किया है? तो इस कोहलर, स्किनर, ब्लूम या थॉर्नडाइक। तो अगर हम बात करेंगे तो ये ब्लूम ने नहीं किया है, ठीक है, BS ब्लूम।
नेक्स्ट है हमारा शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है। अवरोधन या रुकावट का तात्पर्य क्या है। बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, तो ये तो गलत हो जाएगा। बालक विद्यालय ना जाना, ये गलत हो जाएगा। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, ये गलत हो जाएगा। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, तो ये आपका डी ऑप्शन परफेक्ट रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। तो किस कौशल में आता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल या प्रदर्शन कौशल। तो इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से हमारा कौन सा कौशल का आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें से उद्दीपन परिवर्तन हो जाएगा या क्या, कौन सा कौशल इसमें सही हो जाएगा। तो अगर आप इसमें सभी को आंसर चेक करें तो ये हो जाएगा प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां। एक हमने टेबल दी है, बोला गया है एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्बलन, सारगर्भिता, अनुकूल। ये इस तरीके से हैं, एक तरीके से कुछ पुस्तकें हैं, ये पुस्तकों से रिलेटेड आपके संबंध दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि ये कौन सी पुस्तक किसकी है। तो आप लोगों को याद रखना है जो एनिमल जो इंटेलिजेंस है वो थॉर्नडाइक की पुस्तक है, यानी कि एनिमल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है, थॉर्नडाइक की। तो ये आपका पहले का मतलब थर्ड हो जाएगा, ठीक है, पहले का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पुनर्बलन जो है ना, इस सूची है वो स्किनर की है, पुनर्बलन वाला ये इनका हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे सारगर्भिता का नियम। सारगर्भिता का जो नियम है वो गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। तो बचा कुचा क्या है, अनुकूलन का नियम। जो अनुकूलन है वो ब्याज संबंधित है। तो हमने देखा इस तरीके से, ये आप मैच कर लेना। और आपको जो नीचे है ना ऑप्शन दिए हैं, तो आप इसमें देख लेना कौन सा हमने बताया था, ठीक है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो विकास जो है ना, ये आपका किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये निरंतरता का सिद्धांत ही होगा ना, कभी समाप्त नहीं होगा। चलो आगे देखेंगे। विकास के सिद्धांत पढ़कर जाना, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है। तो ये आपको पता होगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21A अनुच्छेद को जोड़ा गया था। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो ये आपके मैकडूगल साहब हैं। और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, हर एक के साथ एक प्रकार का संवेग जुड़ा होता है। विकास की किस अवस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। अनोखा काल कहा है, तो ये क्या है, आपकी परिभाषाएं हैं, तो आपको याद रखना ये बाल्यावस्था की परिभाषा है। तो परिभाषाओं से संबंधित चाहे शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो या कोई किशोरावस्था हो, हर एक जो अवस्था है इसकी महत्वपूर्ण डेफिनेशन पूछी जाती हैं, उनको भी हमने ट्रैक से कवर कराया हुआ है, ठीक है। तो वो भी आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी आपको। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। चलो एक चीज़ और हम बता दें आपको कि जो CDP है आपका, एक दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा। छोटे छोटे पार्ट हमने बनाए हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, नीचे आपको मिलेगा CDP या UP टेट से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे आपके इसी से जुड़ जाएंगे। सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में बनेंगे, निश्चित ही आप उसमें 25+ क्वेश्चन करके आएंगे इस छोटे से वीडियो से, ठीक है ना। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या बता सकते हैं आप। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो ये किसका है, गिलफोर्ड की परिभाषा है। चलो नेक्स्ट देखेंगे अगला, सूची 1 और सूची B से मिलान कीजिए। अब देखो ये फिर सूची आ गई है, तो आपको याद रखना है इस तरीके से अगर सूची दी होगी तो आपको क्या करना है, किससे कौन मैच करेगा। तो आपको ब्रूनर जो है वो ब्रूनर ने क्या किया था, ब्रूनर ने संप्रत्यय अवधारणा उपलब्ध, ये है ना ब्रूनर का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, ये मानेंगे कि ब्रूनर का जो संबंध है वो संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। आशुबेल की अगर हम बात करें तो अग्रिम वाले से संबंधित है, अग्रिम संगठक शिक्षण से। अगर हम बात करें ग्लेजर की, तो ग्लेजर जो है ना आपका ग्लेजर जो है ना बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। तो बच्चा कुचा जो गार्डन है वो साइनेटिक्स और शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। तो इस तरीके का जो भी विकल्प हो आप इसमें देख लीजिएगा। समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा है, समस्या आंकड़ा संग्रहण करना, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का निर्माण। तो हम बात करेंगे सबसे पहला जो स्तर है, हम बात करेंगे समस्या की पहचान करना होता है, ठीक है, प्रथम चरण। फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस की जाती है। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, तो कैसे हो जाएगा इनमें हमारा, तो बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मकता, मनोचालक पक्षों का विकास करना, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे नेक्स्ट है हमारा स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ होता है। तो इसमें हम बात करेंगे जो है इन दोनों के जो हैं, इसमें हमारा प्रस्तुतिकरण जो होता है वो कॉमन होता है। आगे देखेंगे निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो ये किसे कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, चलो इन्हें CL हल ने दिया था, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये होता है आंतर प्रग अवस्था, इसका नहीं है। बाकी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था होती हैं। ठीक है ना, चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे कौन से हैं, प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो इनमें से हमारा जो क्या है ना सीक्वेंस हमसे पूछा है। तो सबसे वैसे पहले अन्वेषण होता है, सबसे पहले अन्वेषण या खोज। अन्वेषण का दूसरा नाम क्या होता है, खोज होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहले स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरा सेकंड वाला आएगा। तो सेकंड वाला के लिए ये वाला ऑप्शन घट ही जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे उसके बाद ये हमारा फर्स्ट कॉमन लग ही रहा है, यानी कि इसके बाद तो आपका प्रस्तुतिकरण ही आना है। अब इसमें तीसरा या चौथा में से कौन सा आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तीसरे नंबर पर आता है आत्मीकरण। तो आत्मीकरण कौन से नंबर पर है, चौथे पर। तो ये पहले चौथा नंबर वाला आएगा। इसी के आगे आप देख लेना, तो कौन सा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लग रहा है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अनमूलन, अनमूल्य, अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, अनमूल्य, अनमूल्यन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, नतोदर, मिश्रित, लंबवत या उन्नतोदर। तो अगर हम बात करेंगे इनमें सरल रेखी वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर या मिश्रित तो होते ही हैं, लेकिन कभी भी लंबवत वक्र नहीं था। लंबवत वक्र का मतलब क्या है, जो हम है ना इस तरीके से सीख रहे हों, इस तरीके से कभी नहीं सीखते हम, याद रखना। कभी कभार क्या है, हो सकता है व्यक्ति जो है पहले ज़्यादा सीखे फिर कम सीखे, हो सकता है पहले कम सीखे फिर ज़्यादा सीखे, हो सकता है वो एक इस तरीके से जाए, या हो सकता है एक और बन सकता है कि एक इस तरीके से जाए और थोड़ा गैप करे, इस तरीके से। कुल मिला के लंबवत नहीं होता है, बस ये चीज़ याद रखिएगा। अगला हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के अपर प्राइमरी लेवल उच्च प्राथमिक स्तर क्लास 6 to 8 जो परीक्षा हुई थी 8 जनवरी 2020 को। तो ये देखेंगे हम, इससे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। तो निम्न में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं होता है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो विकल्प दिए हैं उनमें से हमें बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसमें से हम बात करेंगे तो कौन सा इसका सही हो जाएगा। विकल्प है सूझ, भग्नाशा, चिंता या नकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति। तो इसमें हमारा सही क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सूझ। ठीक है, सूझ के द्वारा तब व्यक्ति सीखता है, जो कि समाधान में साधक होता है, बाधक नहीं होता है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा एक संवेग है। तो इनमें से बताना है निम्न में से कौन सा एक संवेग है, उद्दीपक, स्मृति, आमोद या ध्यान। तो अगर हम बात करेंगे जो हास होता है, हास के साथ एक प्रकार का एक संवेग जुड़ा होता है जिसे हम आमोद कहते हैं। तो आमोद ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो 14 मैकडुगल ने बताई थी, उनके साथ एक संवेग जुड़ा होता है हर एक के साथ। अगला है FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित हैं। तो इसका हर्बर्ट, मॉरिसन या फ्लेंटर या इसमें क्या है लिपिड, इन चारों में से बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से आपका फ्लेंटर इसका सही हो जाएगा। आगे है हमारा निम्न कथनों में कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। तो निम्न प्रश्न इनमें से कौन सा कौशल के लिए सही नहीं है। तो आप डायरेक्ट ही आंसर देख लीजिए, डायरेक्ट ही आंसर देख लीजिए कि हाँ अथवा ना उत्तर देने वाले प्रश्नों को बढ़ाना। इससे क्या है, बस बच्चा रटना जानता है और बाकी इन सब से क्या है, तर्क करना भी जान सकता है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। तो प्रक्षेपी तकनीक कौन सी है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें जो प्रक्षेपी तकनीक है वो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम टेट बोलते हैं, ये होती है। ठीक है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति
सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इसकी तो इसे क्या कहते हैं, आयोजन, अनुवादन, प्रबोधन या उद्भवन। तो उद्भवन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अर्थ विज्ञान, रूप विज्ञान, ध्वनिग्राम या वाक्य विन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि जो होता है, ध्वनिग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें राइट आंसर के बारे में, तो इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, ऐसा अगर आपको बता दिया एक क्वेश्चन, और तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण, अवश्रेणीय शिक्षण या प्रभावशाली शिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवश्रेणीय शिक्षण, इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, आपका एक सूची है हल इस तरीके से, हल का मैकडूगल, फ्राइड या मैस्लो इनसे संबंधित हैं। तो आपने देखा होगा आपके इससे संबंधित क्वेश्चन है, तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत या मूल प्रवृत्ति का जनक तो मैकडूगल ही है, तो ये तो आपका सही दिया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे फ्राइड, अच्छा ये तो हमें लग रहा है सारे के सारे सही हैं इस बार। फ्राइड का मनोवैश्लेषिक सिद्धांत सही है। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें नहीं है, तो हल ने क्या किया था, हाँ हल ने दिया था ये प्रणोद अवलोकन का सिद्धांत, और मैस्लो ने दिया था मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत। तो इस तरीके से ये आपकी मैचिंग हो जाएगी, आपके जो विकल्प बने वो आप बना लीजिएगा इसमें। ठीक है, और हाँ अगर आपको पूरा CDP पढ़ना है, 25+ नंबर लाने हैं, कम से कम समय में आपका रिवीजन हो जाए, तो आप इसी चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में नीचे आपको मिलेगा जो CDP से संबंधित 25 वीडियो हैं, छोटे छोटे 10-10, 5-5 मिनट के वीडियो हैं, उनमें आपका डेफिनेशन हो, सिद्धांत हो या पुस्तकें हों, हर एक को हमने कवर किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। आपका रिवीजन भी बहुत कम समय में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अविक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, तो निम्न में से कौन सा अविक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। अब हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा है, तो इसमें से हमारा क्या अभ्यास का छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास का सिद्धांत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो आपका अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है, और वो किसने दिया था, थांडाइक ने दिया। थांडाइक के मुख्य 3 नियम थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, इसमें आपने ये पढ़ा भी होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, थांडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जिसे हम SR थ्योरी में बोलते हैं, इसे सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं माना है। अब नहीं माने के लिए बोला जा रहा है, नहीं पूछा है, तो आपको क्या करना है, इसमें हमारा अंतर्नोद, अप्रेरक, उद्दीपक ये तीनों ही हैं, जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है। ठीक है, ये हमारा जो है ना ये स्किनर का है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। तो आपने अधिगम के सोपान पढ़े होंगे, 8 चरण होते हैं। सबसे निम्न पर संकेत अधिगम होता है। ठीक है, सबसे उच्च पर आपका समस्या समाधान अधिगम होता है। तो हमसे पूछा है क्या निम्न पर, तो निम्न पर क्या होता है, संकेत अधिगम होता है, और उच्च पर आपका समस्या समाधान होता है। 8 चरण याद रख लीजिएगा इनके। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है उद्दीपन, परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल या समापन। तो अगर हम बात करेंगे इसकी, अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो ये होता है उद्दीपन, परिवर्तन कौशल। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, माध्यम, अंतःक्रिया, प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पुनर्बलन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें व्यक्तिक अनुदेशन, त्वरण उपागम, संवर्धन उपागम या उच्च स्तरीय पाठ्य चर्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्तिक अनुदेशन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सीखना, व्यवहार परिवर्तन, इस तरीके से 4 विकल्प दिए हैं, तो इनमें हमारा क्या हो जाएगा, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो ये नहीं है, बाकी के सारे ही सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे 18वां क्वेश्चन है कि क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। तो इसमें क्या कहा जाता है, मूल, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता या रुचि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था जीन पियाजी के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है। तो अब हम बात करेंगे इसमें, तो ये हमारी कौन सी मिलती जुलती है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये आपकी मिलती जुलती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है।
फ्रॉयड, आलपोर्ट, कैटल या आइजैक। तो अगर हम बात करेंगे इसकी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रॉयड। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? तो 21 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा, क्वेश्चन क्या लिखा था हमारा? अच्छा, इसमें क्या है, क्रम से दिए गए हैं, ठीक ना। तो इसमें कौन सा सही है पूछा है, तो इसमें हमारा होता है प्रवाह विविधता होती है, प्रवाह विविधता हो जाता है, फिर मौलिकता। अब देखो ये दोनों के दोनों पहले और दूसरे विकल्प है ना, लगभग लगभग सेम है, तो प्रवाह विविधता, मौलिकता और विस्तारण होता है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। चलो, एक 4-5 वर्ष के बालक ने में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया था? तो वो ये क्या हो गया था? तो पराहम कहते हैं इसे, नार्सिज्म कहते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? यानी कि मुख्य नियम बता दें या अलग नियम? सादृश्यता का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? अब बात करें इसमें, ये कौन सा डी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तो न्यूटन ने दिया था, बाकी 3 ऑप्शन वाले सही थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार का अधिगम अंतरण उदाहरण होता है? अब देखो, स्कूटर चलाने वाले को अगर थोड़ी हेल्प मिल जाए तो इसमें कौन सा अधिगम होता है, तो ये बताना था। ठीक है, तो इसे हम ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, संप्रेषण संबंधी अक्षमता कौन है? तो ये आपने देखा होगा, यहाँ पर आपको ये पूछा जाता है आप अक्षमता, तो यहाँ पर संप्रेषण संबंधी जो अक्षमता है उसे क्या कहा जाता है? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया कहाँ पर है? डिस्फेजिया तो हो सकता है इनमें क्या है, थोड़ा टाइपिंग गलत हो, डिस्फेजिया होता है, डिस्फेसिया। तो इस तरीके से हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत इसे ही लिख सकते हैं, लेकिन आपको मिलेगा कैसे? डिस्फेजिया मिलेगा। ठीक है, डिस्फेजिया लिखे मिलेगा या फेसिया लिखेगा? डिस्फेसिया, क्योंकि उसका जो इंग्लिश में साउंड होता है वही होता है, डिस्फेसिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा। तो इस फिलहाल तो यही आपको आंसर करना होगा। डिसकैलकुलिया में क्या होता है? ये क्या होता है? गणित संबंधी, कैलकुलेशन संबंधी विकार होता है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं होती है? तो निम्न में से कौन सी विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रोजेक्ट है, सहभागी, व्याख्यान या सामूहिक परिचर्चा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? तो इसमें से हमारा कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? जैसे व्यवस्थापन, अनुक्रिया, आग्रहण और ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान, इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? अच्छा, शिक्षण का स्तर नहीं है, परावर्ती, अप्रेरणा, स्मृति या अवबोध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा स्तर नहीं होता है। ठीक है, इसमें स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर या परावर्ती स्तर ये होते हैं। आगे है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं खालिस्तान के बीच संगति है। तो पूर्व अनुभव, व्यवहार, अनुक्रिया या पशु? उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से दिया है, आरएस थ्योरी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं एक और अंतिम प्रश्न की। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये हमारा लिखा है विकल्प, आगमन, समस्या समाधान, प्रश्नोत्तर या निगमन। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें अगर हम देख रहे हैं, इसमें क्या क्या है? आगमन, निगमन, समस्या समाधान, प्रश्नोत्तर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा समस्या समाधान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।